नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज से हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग सीरीज रहेंगे। जैसे कि आज हम हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम 200 वो टॉप क्वेश्चंस को उठाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं या पीछे के भी किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज बोटेनिकली क्लासिफाइड एज द फ्रूट बट कल्टिवेटेड एज ए वेजिटेबल इन एग्रीकल्चर। क्या बोला गया कि आप ये बताइए कि इन सभी वेजिटेबल्स में से कौन सा ऐसा है जो बोटेनिकली हम उसको क्या बोलते हैं, एज ए फ्रूट बोलते हैं, बट उसको वेजिटेबल एज ए कल्टीवेट किया जाता है ओलरीकल्चर के अंदर। तो बोटेनिकली एक फ्रूट का मतलब क्या होता है, जो कि आपका एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर पोलिनेशन है, पोलिनेशन के बाद उसके अंदर आपका पोलन जर्मिनेशन होता है, फिर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर करता है, और फिर आपको पता है एक मैच्योर ओवरी और जो आपका है वो मिलकर एक फ्रूट को ऑर्गेनाइज करता है या फिर उसको बनाता है। तो उसके अकॉर्डिंग कैबेज है, कैरेट है, टोमेटो है या स्पाइनक है। तो स्पाइनक में आप लोग जानते हो पत्ते या लीफ को हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उसमें तो किसी प्रकार की कोई पॉलिनेशन या फ्रूट की बात नहीं आ रही है। फिर बात करते हैं कैबेज। तो कैबेज के अंदर भी आपको पता है कि हम क्या उसका हेड पार्ट जो है वो कंज्यूम करते हैं। उसी प्रकार से कैरेट, कैरेट के अंदर उसका रूट पार्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब बात टोमेटो की आती है तो ये हमारा क्या है, बोटेनिकली एज ए फ्रूट कंसिडर किया जाता है, पर अगर हम ओलेरिकल्चर की बात करें तो उसमें एज ए ये वेजिटेबल ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टोमेटो। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, टोमेटो। तो अगर आपने टोमेटो किया है तो राइट आंसर है, अदरवाइज आंसर आपका गलत है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, विच कंट्री होल्ड द फर्स्ट पोजीशन। आपसे पूछा गया है कि इंडिया की रैंक सेकंड है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, लेकिन ऐसी कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट रैंक पर है। आपको पता होगा, चाहे हम वेजिटेबल की बात करें या हम लोग फ्रूट्स की बात करें, आज प्रेजेंट टाइम में चाइना जो है वो फर्स्ट रैंक पे है और उसके बाद हम लोग यानी कि इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पे है। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और इवन दो सीरियल्स जो हैं उनके भी रिस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी, चाहे हम वीट की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, उसमें भी चाइना फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया आपका सेकंड रैंक पे है। और ये पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेटर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट, या फिर ये कह सकते हो हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम रन किए गए, ऐसी स्कीम लाई गई जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। एज वेल एज ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर जो नई वेराइटीज़ आई या फर्टिलाइजर्स, डैम, इरीगेशन फैसिलिटीज़, इनको प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से आज हमारा देश वर्ल्ड के अंदर सेकंड रैंक पे पहुंच चुका है। किसी टाइम पर ऐसा था जब हमें अमेरिका जैसी कंट्री से एक सड़ा हुआ अनाज भी इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन आज हमारी रैंक जो है वो काफ़ी अच्छी है, सुधर चुकी है। लेकिन अब आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि कई जगह पर, जैसे कि हम पंजाब की बात करते हैं जो कि आपका फूड बाउल ऑफ इंडिया है कहीं ना कहीं, और उसी प्रकार से हम उसको अन्न का कटोरा हिंदी में कह सकते हैं। लेकिन अभी आने वाले समय में अगर यही हालात रहते हैं, जैसे कि आपको पता है पंजाब का अभी रिसेंटली एक स्टडी भी हुई थी कि लगभग 64% एरिया ऐसा है जहां पर धान की खेती की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो स्टडी के अनुसार, जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा सामने आई, उससे पता चला कि केवल 30% एरिया ही ऐसा है जहां पर धान और गन्ने की खेती की जा सकती है पंजाब में। बाकी जितना भी एरिया है वो धान की खेती के लिए अनुकूल नहीं है। मतलब वहां पर चाहे मिट्टी की बात करें या पानी की बात करें तो वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर हम लगातार आपके धान की खेती को पंजाब में ग्रो करवाते हैं तो पानी का स्तर तो लगातार नीचे जाएगा ही जाएगा, साथ में आपकी जो मिट्टी है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और उसी के साथ में हमारे पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट के अंदर भी आपका पोल्यूटेंट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी बढ़ने वाला है। तो जिससे आपको पता है कि एक अनसस्टेनेबल
अनसस्टेनेबल कंडीशन में अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप को लंबे टाइम तक ग्रो करवाते हैं तो उससे आने वाले समय के अंदर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो आज हमारे एग्रीकल्चर या इंडियन एग्रीकल्चर को बचाने की जरूरत है, और उसी के साथ हमारी ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम ये रैंक आपका सेकंड है, चाहे हम उसको फर्स्ट पे लेके जाना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, चाइना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस और इनके बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको भी समझने की कोशिश करो, साथ में जानने की कोशिश करो कि क्या है, किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज समय बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये कह सकते हो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज स्टूडेंट्स को सेंसिटिव होकर, थोड़ा सा सीरियस होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ हम लोग जो पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं वो ये है कि जो सेंसिटिविटी है अबाउट द एग्जाम्स और सीरियसनेस है जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर, वो काफ़ी हद तक कम हुई है। अब देखो, बच्चे को ना हर रोज तैयार करना पड़ेगा। एक जैसे कुम्हार होता है ना, वो हर रोज मिट्टी को गढ़ता है, बर्तन बनाता है, पकाता है, फिर बेचता है, उसी प्रकार से एक बच्चे को भी हर रोज अपना सिलेबस एक नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। आप किसी भी किताब को 4 बार 5 बार जब पढ़ते हो ना, तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मैं आपसे वायदा कर सकता हूं। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, हम ना आज छोटे छोटे क्लिप्स ही, जैसे हम टिकटॉक या फिर जो ये जमाने आ चुके हैं, इसके टाइम पर हमें एक इंस्टेंट नॉलेज की आवश्यकता है। आज अगर मैं ये बड़ा सेशन आपको देने जा रहा हूं तो आप में से बहुत रेयर बच्चे होंगे जो इतना सेशन देख पाएंगे। हम में से कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 2 मिनट 3 मिनट ही सेशन को देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत फास्ट करके देखते हैं, और हम क्रिस्पी नॉलेज में आपका ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं कि इससे जो आपका कॉन्टेक्स्ट है या ओवरऑल जो हमारी समझ है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। इससे हमारा बिजनेस या व्यापार जरूर बढ़ता है, या ये कह सकते हो कि यूट्यूब पे रीच काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन एक्चुअली में जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा बड़ी या एक लॉन्ग जो सेशन है उसी के साथ हमारी नॉलेज बढ़ सकती है, और ये हमें समझना भी पड़ेगा। लेकिन हमारे आज के जमाने में हर चीज इंस्टेंट हो चुकी है, चाहे वो मैगी की बात करें, कॉफी की बात करें, या कोई भी चीज की बात करें, तो हम लोग इंस्टेंट करना चाहते हैं, और उसी की कारण है कि आज हमारी जो नॉलेज का जो लेवल है वो काफी हद तक कम हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको पता चल गया कि सेकंड रैंक जो है वो किसकी है, आपकी चाइना की, सॉरी फर्स्ट रैंक चाइना की है, सेकंड रैंक हमारी इंडिया की है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, राइस में और आपका व्हीट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैशू इज लोकेटेड, कि आपका जो नेशनल रिसर्च सेंटर है कैशू के ऊपर वो कहां लोकेटेड है। वो आपका पुत्तूर कर्नाटका में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, पुणे महाराष्ट्र में है, कटक ओडिशा में है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कैशू का प्रोडक्शन मेनली कहां पर होता है, तो ये ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। तो आप ट्रॉपिकल रीजन में कोई रीजन फाइंड आउट करिए, क्योंकि जैसे यहां पर हम यूपी की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, एक सब ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो आपको पता है कर्नाटका के अंदर मेजरली जो है आपका कैशू का प्रोडक्शन काफी अच्छे लेवल से होता है। तो उसमें से अगर हम देखें तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इनमें से जो मेजर आपका प्रोडक्शन है वो कर्नाटका में हो रहा है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्रॉप के लिए देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जहां पर उस क्रॉप का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाया जा रहा है या लगाया जा रहा है, एस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो वहां पर उस एरिया के अंदर एक मेन क्रॉप होगी, या फिर वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, वेरिएशन ज्यादा होगी, कोई भी एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट होगा जिसके रिस्पेक्ट में उस इंस्टीट्यूट को उस रीजन के अंदर आपका लगाया जाता है। तो यहां अगर हम बात करें तो पुत्तूर कर्नाटका के अंदर क्या है, आपका ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, और ये कह सकते हो कि कैशू के ऊपर जो रिसर्च है यहां पर आपकी कंडक्ट करवाई जाती है, चाहे वो वेराइटीज को लेकर हो, या फिर उसके आने वाले कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को लेकर हो, या फिर उसके प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने को लेकर हो, डिजीज या आपके इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने को लेकर हो। ठीक है, अब बारी आती है जी नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड इन विच ए प्लांट पार्ट सच एज स्टेम, रूट और लीफ इज कट फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड प्लेस्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन टू डेवलप रूट एंड शूट रिजल्टिंग इन ए न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। क्या बोला गया कि आप ये बताइए कि एक ऐसा एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड है, आपको पता होगा हमारे प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक होता है सेक्सुअल
और एक होता है आपका एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड। तो जो सेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड है इसका मतलब होता है कि इसके अंदर फ्लावर है, फ्लावर के अंदर पोलिनेशन है, पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन है, सीड बनेगा और उसी सीड से आपका अगला प्लांट या अगली जनरेशन जो है वो ग्रो करेंगी। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है कि प्लांट का बोटेनिकल सीड के पार्ट को छोड़कर कोई भी रिमेनिंग पार्ट, चाहे उसका स्टेम कटिंग या लीफ कटिंग, रूट कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, इन प्रोसेसेस को फॉलो करके हम लोग एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो इसमें उस मेथड को बताया गया है कि इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि प्लांट पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ को कट करके किससे, पेरेंट प्लांट से, और आपका उसको फेवरेबल कंडीशन के अंदर ग्रो करवाया जाता है जहां पर उसमें रूट और शूट डेवलप होंगी और एक नया प्लांट आपका बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये जैसे एक प्लांट है आपका, इसमें आपकी ये ब्रांचेस हैं और इस ब्रांच को यहां से आपने कट किया और इसको आपने क्या कर दिया, एक नई जगह पे यहां पे लगा दिया और ये एक नए पौधे के रूप में जन्म ले लेगा। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, ये आपका ग्राफ्टिंग होगा, लेयरिंग होगा, कटिंग होगा या आपका बडिंग होगा। तो सिंपल सा फंडा है, ये तो हमारा क्या होगा, कटिंग होगा, क्योंकि कटिंग में ही क्या होता है, प्लांट के पार्ट को कट करते हैं और हम किसी दूसरी जगह पर उसको लगा देते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस क्या होगी जी, आपकी कटिंग होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका अगला प्रोसेस। तो इसमें देख सकते हो प्लांट के एक पार्ट को कट किया गया, जैसे हम रोज के अंदर करते हैं। अच्छा, कटिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवुड कटिंग, हर्बेशियस कटिंग, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग। ठीक है, यानी कि प्लांट का जो पार्ट हम लोग एज इन द फॉर्म ऑफ कटिंग यूज कर रहे हैं उसका मैच्योरिटी लेवल कितना है, उसका कितना एज है और उसके अंदर रूटिंग आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अच्छा, रूटिंग मटेरियल एक यूज किया जाता है या रूटिंग हार्मोन हम लोग एक यूज करते हैं। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि कटिंग के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एज ए आपका केमिकल इन द फॉर्म यूज किया जाता है और जिससे रूटिंग जो है उसको प्रमोट करते हैं। तो आपका ऑक्सिन, और ऑक्सिन का भी टाइप इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, जिसको यूज किया जाता है किसके लिए, आपके जो कटिंग्स हैं उनके अंदर रूटिंग को प्रमोट करने के लिए। तो याद रखिएगा, यहां से भी कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। और सॉरी, वापस आता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना था लेकिन ये हमने आंसर कर दिया। लेकिन देखते हैं क्या है, विच मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ रूट ऑन स्टेम व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू पेरेंट प्लांट। मतलब क्या है कि आपका प्लांट, जो पेरेंट प्लांट है वो अभी तक अटैच है और उसके साथ ये कह सकते हो कि ये जैसे ब्रांच है, हमने उसको मिट्टी में दबा दिया, अब यहां से एक नया प्लांट आपका डेवलप हो गया। तो क्या है कि पेरेंट प्लांट आपका अभी तक यहां पर इस ब्रांच को इंटैक्ट करके रखा हुआ है, हमने इस पार्ट को मिट्टी में दबा दिया, यहां से एक नया प्लांट जन्म ले लिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से टाइप का प्रोपेगेशन मेथड है, तो इसको हम लोग लेयरिंग के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, देख सकते हो आप, इमेज देखिएगा। इसमें क्या है कि ये एक प्लांट है आपका और ये प्लांट देखिए यहां पर इसकी जो ब्रांच है उसको हमने इस प्रकार से, है ना, ये आपका क्या कर दिया, दबा दिया। तो दो जगह पे इसको हमने क्या कर दिया, मिट्टी के अंदर प्रेस किया और यहां से क्या कर रहा है, एक प्लांट के अंदर रूट जन्म ले रही है और ये आपका नया प्लांट बन चुका है। तो पेरेंट प्लांट और ये आपके नए प्लांट बन चुके हैं। अब हम जैसे ये प्लांट बन जाएंगे, इन पार्ट को यहां से कट करेंगे और इस पार्ट को यहां से कट करेंगे और ये नया पौधा आपका जन्म ले लेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है वो लेयरिंग होती है और लेयरिंग के अंदर आपके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे कि अगर प्लांट की एक ब्रांच है, इसको हमने केवल दबा दिया तो वो टिप लेयरिंग हो गया। जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये कंपाउंड लेयरिंग कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेसेस हमारी लेयरिंग के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक है, हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको यहां पर इतना समझ में आना चाहिए। अब बारी आती है जी आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन इन्वॉल्व्स द जॉइनिंग पार्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट सो दैट दे ग्रो एज ए सिंगल प्लांट। क्या बोला गया कि एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड के अंदर प्लांट जो है यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग दो पार्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और दोनों अलग अलग डिफरेंट प्लांट से लिए गए हैं और इसके अंदर हम इनको मिलाकर एक नया पौधा बनाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, ये हमारा एक पौधा है और ये आपका दूसरा है। तो हमने क्या किया, इस प्लांट को यहां से कट किया, इसको यहां से कट किया, अब इसका पार्ट इसके ऊपर लाके हमने अटैच कर दिया। तो अब क्या बनेगा, यहां से एक नया पौधा बनेगा जो कि दोनों प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपका ग्राफ्टिंग। ठीक है, अच्छा, ग्राफ्टिंग होता है, एक बडिंग होता है। बडिंग में क्या होता है कि यहां पर आपका हर्बेशियस या वुडी पार्ट नहीं लिया जाता, इसमें केवल आपकी जो बार्क होती है और उसके साथ में उसकी जो नई
बड ग्रो कर रही होती है उसको ही लिया जाता है और उसी को दूसरे प्लांट के ऊपर आपका लगा दिया जाता है। लेकिन ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक आपका रूट स्टॉक पोर्शन रहता है और एक आपका सायन होता है। तो रूट स्टॉक जो है वो आपका यहाँ पर पुराना हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, और उसके ऊपर हम लोग लाके आपका एक नया आपका सायन यानी कि जो नया प्लांट का पार्ट है उसके ऊपर लाके अटैच करते हैं। तो जैसे टंग ग्राफ्टिंग है या आपका अलग अलग ग्राफ्टिंग के प्रोसेस हम लोग इसके अंदर देखते हैं, टंग ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, है ना, तो वो अलग अलग प्रोसेस रहेगा, तो इसको हम लोग जो है ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। और बडिंग में भी इसी प्रकार से रूट स्टॉक और सायन होता है, लेकिन उसमें आपका वुडी पार्ट जो है वो यहाँ पर एज इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूड नहीं किया जाता, दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए केवल उसकी बार्क और एक सिंगल बड को यूज किया जाता है। तो उसको हम चिप बडिंग, है ना, टी बडिंग, इन्वर्टर टी बडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या हुआ, ये प्लांट का पार्ट है और ये जो प्लांट का पार्ट है वो किसी दूसरे पौधे से लिया गया है और इसके ऊपर हमने लगा दिया, तो यहां से आपका नया पौधा एक जन्म ले लेगा। ठीक है, दूसरी बारी आती है जी, विच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग यूज ए सिंगल बड विद पीस ऑफ बार्क विद और विदाउट वुड एज द साइन आपका यहाँ पर मटेरियल। देखो क्या बोला गया, अभी जो मैंने समझाया था वही है, इसके अंदर कोई अलग चीज नहीं है। क्या बोला गया कि एक सिंगल बड को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं और जिसके साथ आपका पीस ऑफ बार्क भी अटैच्ड है और हमने उसको क्या कर रहे हैं, बिना वुड के हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो हमारी किस में होती है, लेयरिंग में, बडिंग में, कटिंग में, टिश्यू कल्चर में। तो इसमें हमारा क्या होता है, आपका बडिंग प्रोसेस अकर करता है। तो देखो मैंने सभी मेथड्स को आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आपको अगर इनके बारे में नॉलेज मिलेगी तभी तो आप आगे किसी प्रकार के भी क्वेश्चन अगर आ जाएं, क्योंकि देखो आपका क्वेश्चन जरूरी नहीं है ना कि एक ही मेथड से आएगा, किसी भी मेथड से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो सभी को लेकर आपका होना चाहिए कि किसमें ऐसा क्या डिफरेंट है जिससे हम लोग दूसरे को आपका सेपरेट कर सकते हैं या इन मेथड्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनके बीच में एक आपका जो है डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर तो आपका बडिंग आप लोग देख सकते हो, जैसे क्या किया गया, ये हमारा प्लांट था, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक छोटी सी बड जो है इसके ऊपर लाके लगा दी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। ठीक है, अब बारी आती है जी अगली आपकी, व्हाट इज ए बल्ब इन प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट की मॉर्फोलॉजी के अंदर बल्ब का महत्व क्या है या बल्ब क्या है, तो आपका है कि एक स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड ऑर्गन है जिसके अंदर थिक और फ्लैशी क्या होती है, रूट प्रेजेंट होती है। दूसरा है ए शॉर्ट फ्लैशी स्टेम एक्सिस है with growing point enclosed by thick fleshy scales। और नेक्स्ट आपका है a long slender root system for nutrient absorption and thereafter a part of stem above the ground that store the water। कि यहाँ पर आपका पार्ट ऑफ स्टेम है जो कि ग्राउंड के ऊपर है और स्टोर करता है वाटर को, नहीं ऐसा कोई भी आपका यहाँ पर बल्ब नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर क्या बोली कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल रूट सिस्टम होता है, नहीं ये सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, आपने ये भी देखा होगा, तो ये भी आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। अब इन दोनों में आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर क्या बोला गया, ए स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए थिक फ्लैशी रूट, कि आपका रूट जो है वो यहाँ पर थिक और फ्लैशी होती है। क्या बल्ब में ऐसा होता है? अच्छा, बल्ब का एक परफेक्ट बल्ब का एग्जांपल जो होता है वो हमारा क्या होता है, अनियन होता है। ठीक है, अब अनियन के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो आपका फ्लैशी स्केल्स की फॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होता है स्टेम, इस प्रकार से आपने देखा होगा। ठीक है, और वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर ये फ्लैशी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और रूट केवल इस प्रकार से यहां पर प्रेजेंट होती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनियन बोलते हैं। यस और नो? तो इसका परफेक्ट यहां पर जो आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ए बल्ब, व्हाट डू यू मीन बाय ए राइजोम, व्हाट डू यू मीन बाय ए मतलब कटिंग, एंड कोई भी पार्ट आपका यहां पर यूज किया जा रहा है तो दैट यू हैव टू नो, है ना, उसके बारे में हमारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रूटिंग पोर्शन है, स्टेम पोर्शन है, ट्यूबर है, राइजोम है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आपका एक नॉलेज का पार्ट है, तो इसमें बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा जो इसको एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ट्यूबर इन प्लांट मॉर्फोलॉजी। एक प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर ट्यूबर का मतलब क्या होता है, एक मॉडिफाइड लीफ दैट स्टोर द वाटर, नो दिस इज रॉन्ग। A flowering shoot of plant, no this is also wrong. A specialized root that absorb the nutrient, no, tuber is a type of a stem, तो the thickened underground stem that store the food, yes। और आपको पता है ट्यूबर का जो एक बेटर फॉर्म है that is a क्या होता है आपका,
पोटैटो, ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ट्यूबर जो है ना वो दो प्रकार का होता है भाई, एक होता है रूट ट्यूबर, ये भी मैं आपको बता दूं क्लियरली, ठीक है, और एक आपका होता है यहाँ पर स्टेम ट्यूबर, ये भी आपको जरूर कंफर्मेशन रखना है। जैसे यहाँ पर आपका लिखा गया है कि स्पेशलाइज्ड रूट, जो कि आपका नहीं, लेकिन इसके अंदर ये हम कह सकते थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ट्यूबर है वो दो प्रकार का है, एक स्टेम ट्यूबर है और एक आपका यहाँ पर जो है इसके अंदर रूट ट्यूबर है। तो रूट ट्यूबर का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कसावा, ठीक है, ये इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका कसावा है, ठीक है। और वहीं डहालिया भी इसी का एग्जाम्पल है ना, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो कई बार यहां से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द रूट ट्यूबर्स, ठीक है, तो वो आपके कसावा और डाहलिया, और यहाँ पर स्टेम ट्यूबर का एग्जांपल बेस्ट आपका है ही है, कौन सा, पोटैटो, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है भाई, एग्जाम्पल अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए भी जरूरी है, और आने वाले एग्जाम के अंदर आप मैक्सिमम स्कोर भी करने के लिए काफी जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल थिक एंड फ्लैसी एंड सिलेंडर एंड इलोंगेटेड अंडरग्राउंड स्टेम। समझ में आया क्या बोला गया कि भाई एक हॉरिजॉन्टल, थिक, फ्लैसी या सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड अंडरग्राउंड स्टेम है, उसका एग्जांपल बताओ। तो कॉम्स क्या इलोंगेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बल्ब्स क्या इलोंगेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या ट्यूबर्स इलोंगेटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या राइजोम प्रेजेंट होते हैं। और देखिए दूसरी बात यहां पर क्या लिखी, हॉरिजॉन्टल है, थिक भी है, फ्लैशी भी है, सिलेंड्रिकल भी है और इलोंगेटेड भी है। अब बताओ कि यहां पर क्या होगा, ठीक है। अब एक किस फॉर्म में हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, तो वो आंसर क्या होगा, कॉम होगा, बल्ब होगा, ट्यूबर होगा या राइजोम होगा। कम ऑन, 10 सेकेंड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपका टाइम ओवर। तो यहां पर जो आंसर है वो क्या होगा आपका राइजोम, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे जो राइजोम्स होते हैं, देखो सबसे पहले तो एक चीज को हमें समझना पड़ेगा कि राइजोम का एग्जाम्पल क्या है। राइजोम एक प्रकार से हम कई बार बोल सकते हैं कि रूट आउटग्रोथ हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जिंजर वगैरह जो है ये हमारे क्या होते हैं, यही होते हैं, ठीक है। अब देखो इनका जो डिफरेंस है कॉम्स का, बल्ब का, ट्यूबर का, राइजोम का, ये हमें इक्वली पता होना चाहिए। जैसे बल्ब के अंदर क्या होता है, आपके स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, जो कि उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर वो चीज नहीं लिखी हुई है, कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हमारा बल्ब तो होगा नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ के हटे हैं उसको। ट्यूबर के बारे में मैंने अभी आपको बता के हटाऊं। और आपका कॉम्स, कॉम्स भी कुछ इस प्रकार से ही आपके, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो ये कॉम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये क्या है आपके कॉम्स होते हैं, ठीक है। और ग्लेडुलस वगैरह के अंदर आप लोगों ने देखे होंगे इनको, ठीक है। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड एरियल स्टेम आल्सो कॉल्ड एज स्टोलन दैट अराइज फ्रॉम द लीफ एक्सिस ऑफ प्लांट विद रोसेटे क्राउन्स। देखो क्या बोला गया, स्पेशलाइज्ड एरियल स्टेम है जिनको हम लोग स्टोलन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली रनर्स और स्टोलन्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर होता नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि हम उनको अलग कर लेते हैं, हम उनको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज इनको कई बार यही चीज़ बोल दी जाती है। दूसरी बात क्या है, वो आपके लीफ एक्सिस से जो है यहाँ पर ओराइज होते हैं और प्लांट के अंदर रोसेटे क्राउन्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होगा, वो आपका राइजोम्स होगा, कॉम्स होगा, रनर होगा या फिर बल्ब होगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने वैसे तो बता ही दिया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका रनर्स होगा, क्योंकि रनर्स मैंने आपको जो बताया कि स्टोलन्स ऑलमोस्ट जो है वो आपके रनर्स की फॉर्मेट भी उनको बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, रनर्स और स्टोलन इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। जैसे रनर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं और स्टोलन जो होते हैं वो थोड़ा सा आपका एक अपवर्ड डायरेक्शन लेते हैं और फिर उसके बाद वो सॉइल के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे रनर का एग्जाम्पल आपका ऑक्सिलिस है और स्टोलन का एग्जाम्पल आपका फ्रेजेरिया यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द एडवेंटिशियस शूट अराइजिंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम और हॉरिजॉन्टल रूट सिस्टम विच कैन डेवलप रूट एंड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन। क्या बोला गया कि भाई एडवेंटिशियस शूट हैं जो कि क्या हो रही हैं, अंडरग्राउंड स्टेम जो आपके होते हैं उनसे आपके हॉरिजॉन्टल रूट सिस्टम के थ्रू क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। अब ये रूट भी डेवलप करते हैं और आपका जो है प्रोपेगेशन भी इसके द्वारा होता है। तो रनर्स होंगे, सकर्स होंगे, राइजोम होंगे या फिर आपके ऑफसेट होंगे। तो जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर क्या होगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एडवेंटिशियस शूट जो है, रूट नहीं है, एडवेंटिशियस शूट अराइज कर रही हैं अंडरग्राउंड स्टेम से
और वो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर रूट सिस्टम भी ये कह सकते हैं कि उससे निकल रहा है, जिसके थ्रू रूट डेवलप करने के बाद वहां से प्रोपेगेशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि राइजोम जो होते हैं वो ग्रो करते हैं ना, तो उसी के लिए यहाँ सॉरी शक्कर जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बनाना के अंदर। ठीक है, बनाना के अंदर क्या होता है आपका, आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर हॉरिजॉन्टली जो है इस प्रकार से नए प्लांट जो है प्रोपेगेट कर जाते हैं और फिर उनके अंदर रूट आ जाती हैं और फिर हम वो एक नए प्लांट की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे बनाना के अंदर दो प्रकार के सकर्स होते हैं, एक स्वॉर्ड सकर होता है और एक आपका क्या बोलते हैं उसको, वाटर सकर्स होता है। तो स्वॉर्ड सकर को हम एज ए प्रोपेगेटिंग मटेरियल यूज करते हैं और वाटर सकर को हम एज ए प्रोपेगेटिंग मटेरियल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है जी अगली यहाँ पर, इन विच प्लांटिंग सिस्टम इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो केप्ट द सेम एंड मेंटेनिंग इज इजी टू ले आउट इन द फील्ड। क्या बोला गया कि आपके कौन से प्लांटिंग सिस्टम के अंदर जो डिस्टेंस होती है वो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो सेम होती है, जिसकी वजह से आपके फील्ड को लेआउट करना इजी होता है। तो क्या रेक्टेंगुलर में होगा, देखो रेक्टेंगुलर के अंदर आपको पता है कि डिस्टेंस एक साइड में ज्यादा होती है आपकी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट कम होती है। हेक्सागोनल में क्या ऐसा होता है, नहीं, हेक्सागोनल में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो एक सिंगल यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो देखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। स्क्वायर सिस्टम, हाँ, इसके अंदर क्या होता है आपका इक्वल डिस्टेंस के अंदर, जैसे 3 मीटर 3 मीटर है या 4 मीटर 4 मीटर है, 5 मीटर 5 मीटर है, तो वो देखने को मिलेगा। तो वो हमारा क्या हो गया, स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, तो स्क्वायर सिस्टम के अंदर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। और आप लोग देख भी सकते हो स्क्वायर सिस्टम कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इसके अंदर प्लांट टू प्लांट और आप सॉरी प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस दोनों ही क्या है आपकी सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 मीटर 3 मीटर या फिर आपका ये 5 मीटर 5 मीटर, जितना मर्जी है उसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, मतलब प्लांट की ग्रोथ कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसमें डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अच्छा, अब जो प्रोपेगेशन जो मेथड्स हैं इनके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक चीज को। आप उसको जाकर देखोगे वाकई में आपको जो है इंस्पिरेशन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया कि कुछ स्टेटमेंट दी गई है, किसके रिगार्डिंग है, हेक्सागोनल प्लांटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग है। बताओ कि सही है कि गलत है या कौन सी सही है, तो है ना, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो दी गई है उनमें से सही है। पहला है ट्री आर प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको पता होगा कि जैसे हेक्सागोनल सिस्टम जो होता है उसमें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के ऊपर क्या करते हैं, आपके प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के कॉर्नर पे ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज को ग्रो करवाते हैं। दूसरा है, इसमें आपका लगभग 15% प्लांट ज्यादा देखने को मिलेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, स्क्वायर सिस्टम में। तो ये भी बात आपकी सही है। कल्टीवेशन बिटवीन रो इज पॉसिबल ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब रो के अगर हम बात करें तो इनमें वन डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकते हो, आपका एक प्रोपेगेशन कर सकते हो। तो ये बात आपकी यहां पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो पहली ऊपर वाली दोनों सही हैं, तो ओनली 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अगर आपने ये किया है तो परफेक्ट है, अदरवाइज आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच प्लांटिंग सिस्टम नियरली डबल्स द नंबर ऑफ प्लांट पर एकड़ कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। कि स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में लगभग पौधे दुगने हो जाते हैं, ऐसा कौन सा प्लांटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो पहला है हेक्सागोनल सिस्टम, दूसरा है रेक्टेंगुलर सिस्टम, तीसरा है कॉन्टूर सिस्टम और चौथा आपका है क्विनक्विक सिस्टम। तो आपको पता होगा कि एक स्क्वायर सिस्टम के कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ प्लांट डबल हो रहे हैं वो किस में होते हैं। अच्छा, मैं बार बार फिर बोल रहा हूं कि यहां पर मैं इसको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इस सेशन को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके मेथड जितने भी हमारे हैं इनको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, विद एग्जांपल आपको समझाया हुआ है, विद इमेजेस समझाया हुआ है, क्यों होता है वो भी मैंने आपको यानी कि तर्कों के साथ में सारी कहानी बताई हुई है। अगर वही बात है, अगर आप इंस्टेंट नॉलेज में बिलीव नहीं करते हो, आप वाकई में एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहते हो तो उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन के ऊपर आइए और इसका आंसर यहां पर हो जाएगा क्विनक्विक सिस्टम, क्योंकि जिसके अंदर आपके स्क्वायर सिस्टम से ज्यादा क्या होते हैं या लगभग दुगने क्या होते हैं आपके प्लांट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें आप ये कह सकते हो जैसे आपका स्क्वायर सिस्टम जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इसमें एक बीच में प्लांट आपका और ग्रो कर जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्विनक्विक सिस्टम। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच प्लांटिंग सिस्टम रिजल्ट इन अप्रोक्सीमेटली 9% फीवर प्लांट देन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम। मतलब क्या है, आपके 9% लगभग कम पौधे देखने को मिलेंगे, किस सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर से भी कम पौधे इसमें देखने को मिलेंगे। कौन सा है, ट्रायंगुलर है, हेक्सागोनल है, क्विनक्विक है या फिर डायगोनल है। तो आंसर क्या होगा आपका, ट्रायंगुलर सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है। अब बारी आती है यहाँ पर, तो ये आप लोग देख सकते हो इसके अंदर इस प्रकार से पौधों को ग्रो करवाया जाता है।
ठीक है। फिर आपका है व्हाट इज द रिकमेंडेशन प्लांटिंग डेंसिटी फॉर द अमरपाली वेराइटी ऑफ मैंगो। मैंगो की जो अमरपाली वेराइटी है, आप लोग जानते हैं कि ये एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग वेराइटी की कंसिडर फॉर्म की जाती है। तो इसमें क्या होगा, 1000 प्लांट पर हेक्टेयर, 1200 प्लांट पर हेक्टेयर, 1600 प्लांट पर हेक्टेयर और 2000 प्लांट पर हेक्टेयर। तो इसमें क्या होता है, आपके लगभग 1600 प्लांट पर हेक्टेयर रिकमेंडेड होते हैं अमरपाली की वेराइटी के लिए, ठीक है। और ये पर हेक्टेयर है और मैंगो की वेराइटी है। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द लार्ज एरिया टिपिकली मोर देन 1000 एकड़ अंडर ए सोल क्रॉप कल्टीवेशन। क्या बोला गया कि भाई एक टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसके अंदर लगभग 1000 एकड़ में हम एक ही सिंगल क्रॉप के अंडर में कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड्स क्या होते हैं आपके जो है इसके अंदर कोई भी एक प्रकार से अगर हम आपकी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसको ग्रो करवाते हैं, ठीक है, और वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आपके फूल फलों या कोई भी सब्जी कर सकते हैं, उसको हम ऑर्चर्ड की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। गार्डन अच्छा ये जरूरी नहीं है कि ऑर्चर्ड आपका 1000 का भी होगा, 100 भी होगा, हो सकता है 50 भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। गार्डन क्या होता है, गार्डन एक स्मॉल एरिया होता है जहां पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आपकी अलग अलग ब्यूटीफाइड और आपके फ्रूट और ट्रीज या सभी प्रकार के क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं। फार्म क्या हो सकता है, फार्म एक लैंड होता है, एक एरिया होता है जहां पर हम लोग जो है आपकी कोई भी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन एस्टेट जो होता है उसका मतलब है कि लगभग 1000 एकड़ से या उससे भी ज्यादा एरिया में हम लोग एक ही क्रॉप के अंडर कल्टीवेशन करते हैं, वो हमें एस्टेट के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत रेयर है, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज में इनको देख सकते हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है ना, कनाडा है ना, तो वहां पर क्या है कि एस्टेट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, एस्टेट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वार्म सीजन क्रॉप। इनमें से कौन सी आपकी जो है वार्म सीजन क्रॉप नहीं है। देखो मैरीगोल्ड की बात करें, जीनिया की बात करें, सनफ्लावर, बीन, तो इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो कि आपका समर सीजन में ग्रो नहीं करवाया जाता, मतलब या तो विंटर में ग्रो करवाया जाता है। तो आप बताओ कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, मैरीगोल्ड होगा, जीनिया होगा, सनफ्लावर होगा, तो कौन सा होगा बताओ। आंसर क्या होगा आपका, बीन्स, ठीक है। बीन्स जो है वो आपके नहीं ग्रो करवाए जाते। इसके एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पर वार्म सीजन और विंटर सीजन के जो वेजिटेबल्स हैं, इनमें बॉटल गार्ड, वाटरमेलन, ब्रिंजल, टोमेटो, क्लस्टर बीन, ओकरा, स्वीट पोटैटो, इनको हम ग्रो करवाते हैं वार्म में। लेकिन कैबेज, कॉलीफ्लावर, पी, रेडिश, टोमेटो, बीन, पोटैटो, ये हमारे क्या हैं, कूल सीजन में ग्रो करवाए जाते हैं। और मैरीगोल्ड, जीनिया, ये सारे आपके फ्लावर्स हैं जो इनको हम लोग वार्म में, और ये आपके फ्लावर है जो कि कूल सीजन में ग्रो करवाए जाते हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा लिस्ट को, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज हाई ह्यूमिडिटी फ्रूट क्रॉप। इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कि हाई ह्यूमिडिटी के अंदर ग्रो नहीं करवाई जाती, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, स्पोटा, ग्रेप, मैंगोस्टीन या फिर आपका जैक फ्रूट। तो जल्दी से बताओ कि भाई ऐसा कौन सा फ्रूट है या ऐसी कौन सी इनमें से क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप, जो कि हाई ह्यूमिडिटी के अंदर कंसिडर नहीं की जाती या फिर वहां पर खराब होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बताओ, स्पोटा यानी कि चीकू, ग्रेप यानी कि अंगूर, मैंगोस्टीन, जैक फ्रूट, बताओ क्या होगा। जैक फ्रूट तो आपको पता होगा ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है, और जहाँ पर आपका क्या कह सकते हैं कि हाई ह्यूमिडिटी भी होती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पोटा क्या आपका होता है ना। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आंसर क्या होगा इसका, ग्रेप, क्योंकि ग्रेप जो है हाई ह्यूमिडिटी के अंदर उसमें फंगस के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी कंसिडर की जाती है। और आप लोग देख सकते हो हाई ह्यूमिडिटी के अंदर स्पोटा, बनाना, मैंगोस्टीन, जैक फ्रूट और ब्रेड फ्रूट, इनको ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन लो ह्यूमिडिटी यानी कि जहां पर ड्राई रीजन्स के अंदर बेर, ग्रेप, डेट पाम, पोमग्रेनेट, सिट्रस, ओमला और गुआवा, इनको हम ग्रो करवा सकते हैं। तो देखो आपकी ह्यूमिडिटी के बेसिस पर, इनके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस के बेसिस पर, या फ्रूट के अंदर जो फ्लावरिंग है, इन्फ्लोरेसेंस है, इनके बेसिस पर, उनके बोटेनिकल जो फैमिलीज क्लासिफिकेशन है, इन सभी के बेसिस पर आपके प्लांट्स और फ्रूट्स को क्लासिफाई किया जाता है। और आपके लिए बहुत जरूरी है कि इनको अच्छे से पढ़ो, समझो और याद भी करो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि यहां पर आपका जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो है उसको समझने का वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और आंसर जो है वो आपके एग्जाम के अंदर नहीं कर पाओगे। तो किसी भी अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन आपकी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का पहला सेशन था जिसके अंदर हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के जो क्वेश्चंस हैं, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, उनको हमने डिस्कस किया। ये पहला सेशन था, 200 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे लगभग आपके 7 से 10 सेशन के अंदर, और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम जो है कंटेंट प्रोवाइड कर सके, और वो भी इफेक्टिव नॉलेज के साथ, और वो भी आपको टॉपिक वाइज एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हर जगह पे आपका कंसिडरेशन करते हुए हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। हॉर्टिकल्चर के एक एक पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों का साथ बना रहे, प्यार बना रहे। आपको ये सेशंस वाकई में पसंद आते हैं तो
आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि वही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आपका जो एक नॉलेज है वो हर बच्चे तक पहुंचा सकें एक इफेक्टिव वे के साथ। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।